तो सही सर है। हॉररी नंबर क्यों लेते हैं फिर अपन? दो बातें हैं ना हॉररी हॉररी नंबर नंबर लेने का क्या सिग्निफिकेंस? कॉन्सेप्ट। प्रिडिक्शन मेथड सेम है फॉर प्रश्न कुंडली एंड हॉररी। अगर आपके पास जब भी प्रश्न पूछा गया है, आपके पास यू डोंट हैव एनी सिस्टम, कुछ है ही नहीं, यू डोंट हैव कंप्यूटर एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन अ पर्सन आस्किंग समथिंग अबाउट, तो वो आप कुंडली कैसे कास्ट करोगे आईपी से? हाउ यू कैन कास्ट द चार्ट एट ए टाइम? तो इसी के लिए जो दूसरा विकल्प है, द सेकंड ऑप्शन इज हॉररी नंबर। हॉररी नंबर बेस्ड होता है सबलॉर्ड एंड सब सबलॉर्ड पे। तो जो सबलॉर्ड की टोटल जो संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ सबलॉर्ड इज 249 एंड टोटल नंबर ऑफ सब सबलॉर्ड इज 2193। तो जिस वक्त भी आप कोई भी नंबर हॉररी नंबर बोलते हो, तो वन अगर हॉररी नंबर बोलोगे तो ऑलवेज सब लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट विल बी केतु, मेष राशि। और आपका अश्विनी स्टार, एंड अश्विनी का पहला जो सब लॉर्ड बनेगा वो वही बनेगा, और सब लॉर्ड भी बनेगा वही केतु ही बनेगा। अगर आप टू बोलोगे तो वीनस बनेगा, थ्री बोलोगे तो वीनस के बाद जैसे दशाएं चलती जाएंगी, सन मून मार्स, देन कॉन्टिन्यूटी में ऐसे चलता जाएगा। क्लियर? हॉररी नंबर इज वन। सब लॉर्ड इज केतु। सी, अगर कोई हॉररी नंबर टू देता है तो केतु के बाद क्या भी आता है? वीनस। थ्री देगा तो वीनस के बाद क्या आएगा? सन। मार्स। फोर देगा तो सन। क्या आएगा? मून। फाइव सन देगा के बाद में मून। मार्स। तो मार्स। जो भी महादशा लॉर्ड, महादशा का क्रम होता है ना, उसी क्रम से ये चलना शुरू होगा। जितना भी नंबर, नाइन के बाद टेन दोगे तो अगेन केतु आ जाएगा। क्लियर है ना? सबसे पहला जो और आज हम ले रहे हैं माइनर क्वेश्चंस जो है ना, वो कैसे प्रिडिक्ट करने चाहिए, हाउ यू विल प्रिडिक्ट अ माइनर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द क्वेश्चनर। तो आपको क्या ध्यान में रखना होता है, वो बहुत सिंपल स्टेप में आपको समझा देते हैं। दोबारा आपको कभी भी कोई भी कॉन्फ्यूजन नहीं होगा, इतना इजी है ये प्रोसेस। ठीक है ना? सबसे पहले जो होता है ना, आपने कुंडली को कास्ट कर ली, कास्ट द चार्ट एज पर हॉररी नंबर और आईपी इंस्टेंट प्रश्न। हॉररी एंड इंस्टेंट प्रश्न आर द सेम, prediction methods are same. How you will predict a minor question? Okay, see, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सम क्वेश्चंस वो लाइफ को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते। ठीक है ना? जैसे कोई गेस्ट कब आने वाला है मीटिंग के लिए, ठीक है ना? तो अगर वो नहीं आ रहा है तो जो होस्ट है वो थोड़ा सा परेशान होते हैं और पूछना चाहता है, भाई व्हेन माय गेस्ट विल कम एट माय होम। बट अगर उसके बच्चे स्कूल से वापस टाइम पे नहीं लौटे, तो वो ये बहुत सीरियस जो है ना, वो टेंशन देता है पेरेंट्स को कि भाई स्कूल से चिल्ड्रन जो है ना वो कम बैक नहीं करा उन्होंने। तो क्वेश्चन कितना गंभीर है ये आपको समझना है, और फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट भी लेनी है। ठीक है ना? कैसे लेते हैं इसको, क्या प्रोसीजर है करने का, ये मैं आपको एक छोटा सा जो तरीका है पढ़ाने का, वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ, आप उसको देखो। एक छोटा सा जो फ्लो चार्ट है वो बनाया है, जस्ट इसको आप एक बारी को चाहो तो पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन भी कर लेना। तो सबसे पहला जो तरीका है प्रिडिक्ट करने का वो ये है कि आपको ये माइनर इवेंट्स जो है ना वो लेने हैं। ठीक है ना? सबसे पहले एक हमने क्वेश्चन लिया है, अराइवल ऑफ अ गेस्ट।
छोटा सा क्वेश्चन है। आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई मेरे घर पे आने वाला है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने घर पे बुलाया या वो आना चाह रहा है, गेस्ट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में जो गेस्ट है वो 7th हाउस है। मीटिंग प्लेस क्या है? मीटिंग प्लेस है योर होम। और 11th हाउस इज हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट समझ में आ गई, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, अराइवल ऑफ गेस्ट जो है वो अगर ये प्रॉमिस में आ जाता है तो आपको कैसे देखना है प्रॉमिस में? तो फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है वो शुड लिंक विथ 4 और 11। 4 ये मीटिंग प्लेस है और 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, ठीक है ना? 7th हाउस जो आपका गेस्ट है वो भी 4 को इन्वॉल्व करेगा और 11 में कमिट हो जाएगा। 11th का जो सब लॉर्ड है वो क्या करेगा, गेस्ट को इन्वॉल्व करेगा और प्लेस में कमिट करा देगा, ठीक है ना? मीटिंग का जो नंबर होता है, जो कई बारी ये ऐसा नहीं है कि केवल यही एक तरीका है इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट का। ये थर्ड हाउस जो होता है ना, ये भी आपका असेंडेंट का थर्ड हाउस। थर्ड हाउस फ्रॉम द असेंडेंट इज ऑल्सो सिग्निफाई मीटिंग, and 9th house is also signify meeting with respect to 7th, means your guest. So you can check 3 plus 9 also in this equation. Okay. Suppose this is 3 plus 9 plus 4. Okay. And 11 plus 2 plus 8. What does mean? Second is the 12th from the third, and 8th is the 12th from the 9. It means meeting is not possible because the meeting house, cuspal position meeting third and ninth are denied by the 2 and 8. So in sublord, adverse cuspal position should not committed by your sublord. In absence of 4 and 9, through first sub-sublord and 7th sub-sublord, visiting of a guest is not ensured if the involvement and commitment is not proper. Is it clear? Now see, if first sub-sublord does promises for meeting, 7th sub-sublord and 11th sub-sublord doing promises for the meeting, if yes, then timing of arrival we can check through 4 steps. Number 1, Sukshma and Prana Lord. At the time when you cast the chart, Sukshma Lord and Prana Lord should be linked with 4, 7 and 11 because this is the primary and supportive cuspal position. Okay. So simply we have 4 steps to predict when your guest will come at home. Okay. The first is Sukshma Lord and Prana Lord should be linked with cuspal position 4, 7 and 11 through its star lord and sub lord. Clear? What about Mahadasa Lord, Bhukti Lord and Antara Lord? All these 3 Dasa Lords should be favorable for the event or at least neutral. If
any one of them is denied for the meeting, event will not take place. Understood? Now see, second number is sublord and sub-sublord of moon's position, means co-ruling planet. Moon's co-ruling planet, there are 4 co-ruling planets: sign lord, star lord, sublord, and sub-sublord. Sublord and sub-sublord of the moon should be a strong significator of cusp 4, 7, and 11. A strong means these sublord and sub-sublord involve and commit in 4, 7, and 11 without any adverse cuspal position committed by sublord. Okay. Now see, number third. Fix the ascendant so that co-ruling planets signify 4, 7, 11. Means all the co-ruling planet of ascendant of horary chart or Prashna chart should be favorable for the meeting. It means all the co-ruling planet individually should involve and commit in 4, 7, and 11. And last one is all the ascendant co-ruling planets should qualify to be ruling planets of RP moon series. अब देखो कई लोगों को दिक्कत क्या है कि वो आरपी जो है रूलिंग प्लैनेट को ठीक से नहीं समझते। एक लाइन में समझाऊंगा, पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलोगे आप। एक ही लाइन समझाऊंगा, पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। ठीक है, रूलिंग प्लैनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख लो। ये सपोज करो हमने ये कुंडली कास्ट करी है, ठीक है ना। तो मून के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं उसमें आ जाता है ये केतु, ये सन और ये राहु, है ना। स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब सब लॉर्ड। मैं ये नहीं ले रहा हूं इसलिए सन को, क्योंकि सन तो साइन लॉर्ड है और ये दशा में नहीं आता। क्लियर है ना। मून का साइन लॉर्ड कभी भी दशा में नहीं आता। तो अभी क्या करना है, अभी ये केतु है, उसको यहां पे देखना है कि ये एसेंडेंट में कहीं को रूल कर रहा है। तो केतु क्वालिफाई हो जाता है क्योंकि इटसेल्फ अपेयरिंग इन 3 प्लेसेस। अगर यहां पे केतु नहीं होता, केतु आइदर मार्स इन द स्टार ऑफ केतु। जी अर्चना जी, एक मिनट, मैं अभी इसको क्लियर कर ले फिर बोलता हूं। तो मार्स जो है ना इन द स्टार ऑफ केतु ये होना चाहिए, और इन द स्टार ऑफ मरकरी, और इन द स्टार ऑफ सन, या सब में केतु, मरकरी एंड सन। तो ये मार्स के साथ रिलेटेड हो जाता है। अब क्या है, ये मार्स जो है ना केतु के साथ रिलेट नहीं हुआ, तो क्या सन के साथ हो रहा है। तो मार्स जो है वो कहीं पे सन में है, नहीं है, नहीं है ना। उसके बाद आप इधर देख लो, केतु मार्स में नहीं है। क्या राहु के साथ कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। राहु किसको रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को, मार्स सैटर्न को और सैटर्न को। तो मार्स में कहीं पे भी है, मार्स में जुपिटर आ जाता है ना। तो ये जो रिलेशन है वो मार्स का एज ए को रूलिंग प्लैनेट जो है ना वो टैली कर जाता है यहाँ पे। तो एक लाइन के अंदर समझने वाली बात क्या है कि जो आरपी मून है इसके जो 4 को रूलिंग प्लैनेट हैं वो एसेंडेंट के 4 को रूलिंग प्लैनेट में से कोई एक हो जाए, या वो एक दूसरे के स्टार या सब में आ जाए। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पे मून का आरपी है मार्स
और उसको वीनस से टैली कराना है, तो यहाँ पे वीनस जो है ना वो यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए, या मार्स जो है वो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, हो गया ना। इन दोनों के कहीं पे भी को रूलिंग बन जाए तो हमारा काम हो जाता। क्लियर हो गया। अब मैं ये पूछ रहा था, आरती मून कैसे मिला, क्यों मिलाते, कैसे मिलाते, क्या कारण है उसके, वो इसे देखिए, कैसा है? कभी भी कभी भी हमारे यहाँ बोलते प्रकृति एंड पुरुष, तो पुरुष है सन और प्रकृति है मून, ठीक है ना। तो जब ये दोनों के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं जब वो एक ही घटना को सिग्निफाई कर देते हैं तो एसेंडेंट का जन्म होता है। तो जो मून के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो एसेंडेंट के को रूलिंग का जो प्लैनेट है उसके साथ अपना संबंध स्टैब्लिश करते हैं। और ये दिखाता, ये एसेंडेंट के को रूलिंग है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। और मून का जो को रूलिंग है वो 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो अगर मान लो ये इसको देखना है तो ये एक जो है ना उसका स्टार लॉर्ड या तो 5 या 6 और 7 और 8 कोई भी हो सकता है, या यहाँ पे सब लॉर्ड जो है ना वो 5, 6, 7 और 8 हो सकता है। अगर नहीं है तो 5, 6, 7 और 8 का स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड एक हो सकता है ना। ऐसे करके टैली करते हैं। सपोज ये मिल गया सर, तो इसका आगे अर्थ क्या है, मतलब वो अब एग्जाम्पल में मिल कैसा जाने का लेते हैं अपन? मतलब है, मिल जाने का मतलब है कि जो एक ना सिंक्रोनाइज सिस्टम में होता है कि जैसा नेचर है मून के, आरपी मून का वैसा ही नेचर एसेंडेंट का ही है ना। इसको आप कैसे समझेंगे कि जैसा ब्रह्मांड होता है वैसा ही पिंड होता है, यूनिवर्स जैसा होगा क्रिएचर भी वैसा ही होगा, ठीक है ना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कुत्ते का बच्चा बिल्ली हो जाए, पॉसिबल है? नहीं। नहीं। तो जो नहीं। मून, आरपी मून का जो नेचर होगा वही एसेंडेंट का नेचर होगा, क्योंकि वहीं से वो लिंकेजेस बनते हैं। ये बनने के बाद आपको कंपलसरी है कि ये सभी के सभी प्लैनेट, आरपी मून और एसेंडेंट के को रूलिंग RL, STL, SL एंड SSL, ये सब के सब 4, है ना। और 11 में इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रखें, 11 में और 4 में कमिटमेंट रखें, तभी तो घटना घटित होगी। मीटिंग प्लेस क्या है 4, तो यहाँ मीटिंग के लिए आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, तो आपकी बात बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, आपको जो बहुत ध्यान से आपको देखना है वो ये कि सूक्ष्मा लॉर्ड एंड प्राणा लॉर्ड शुड बी इन्वॉल्व एंड कमिट इन 4, 7 एंड 11। इसमें ऐसा नहीं कि केवल यही आएगा, और भी बहुत आ जाते हैं, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि ये सब रिलेटेड ही है आपस में। तो ये गेस्ट के आने को इंश्योर करते हैं कि आएगा ही आएगा। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने का जो तरीका है वो कैसे देखेंगे, जो आपको सबसे पहला जो बोला कि जो सबलॉर्ड एंड सब लॉर्ड ऑफ मून पोजीशन शुड बी ए स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ 4, 7 एंड 11। ये ऐसे भी हो सकता है 4+3, है ना, इन्वॉल्वमेंट में हो गया, और 7+11+9 ये कमिटमेंट में हो गया, ऐसे भी हो सकता है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको पता लगाना होता है कि भाई ये इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट उसी इवेंट को दर्शा रहा है। क्लियर? नाउ सी द एक मोस्ट, एग्जांपल लीजिए सर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी एग्जाम्पल लेंगे। अभी 10 मिनट के अंदर, अभी 5 मिनट है बचा हुआ, इसको अभी थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। अब आपको मैं एक जो इवेंट है वो दिखा रहा हूं।
अब ये इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट आप देखो, अब इसको आप जो है ना वो पॉज करके लिख भी लेना, ठीक है। द साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट और मीटिंग बैंक ऑफिसर फॉर ओडी ओवरड्राफ्ट, इन्वॉल्वमेंट होगी 3 और कमिटमेंट होगा 6 एंड 11 प्लस 9। ये फाइलिंग कोर्ट केस और स्टार्ट एजिटेशन, ये 3 इन्वॉल्वमेंट है और 6 और 11 जो है कमिटमेंट में है। गेटिंग अ लोन और डोनेशन 6 की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, 2 और 11 की कमिटमेंट हो जाएगी। सक्सेस इन लव अफेयर 5, लव एंड अफेयर का प्राइमरी हाउस है और उसका रिजल्ट क्या होगा, मैरिज एंड फुलफिलमेंटल डिजायर। परचेज ऑफ ए हाउस एंड व्हीकल 4 नंबर इन्वॉल्वमेंट में, 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर एंड 12 जो है एक्सपेंसेस। टेकिंग डिलीवरी ऑफ ए व्हीकल और टेकिंग पोजीशन ऑफ ए हाउस 4 की इन्वॉल्वमेंट। 9 और 11, अब यहाँ 9 का क्या मतलब हुआ, तो जब किसी से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये 7th ओपोनेंट से ले रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी का हाउस क्या है 10, तो 9 क्या होगा उसके हाथ से निकल जाने का। 12th हाउस द हाउस ऑफ लॉस, तो इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो यहाँ पे इनडायरेक्ट दिखा रहा है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ये 4 की, यहाँ पे ये 10 की इन्वॉल्वमेंट हो जाए और यहाँ पे 9 प्लस 4 प्लस 11, ये भी हो सकता है। कोई तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा। ये 10 के इन्वॉल्वमेंट में 9 उसका 12th हाउस है, उसके हाथ से निकल गया। 4 और 11 जो है ना वो उसको मिला बाहर को। गेटिंग पासपोर्ट वीजा एंड ग्रीन कार्ड, तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट है बेसिकली। 3rd हाउस द हाउस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये 9th हाउस ये वो डॉक्यूमेंट है जो 7th ने आपको दिया है ओपोनेंट ने। और 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, और जो ग्रीन कार्ड है वो कहां से मिलता है, फॉरेन से। 12th हाउस सिग्निफाई फॉरेन। ओपनिंग बैंक अकाउंट 2nd इज ट्रेजरी हाउस, 6 एंड 11 फॉर सक्सेस, है ना। स्टार्ट जर्नी 3 शॉर्ट जर्नी, 5 एंटरटेनमेंट, 9 लॉन्ग जर्नी, 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। हैव ए सर्वेंट 6th हाउस इज सर्वेंट, कोई पूछे भाई मुझे सर्वेंट चाहिए मिलेगा क्या, तो 6 के इन्वॉल्वमेंट में 11। अगर इसके साथ और स्टोरी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे अगर वो आ जाता है 6 प्लस 10 प्लस 2, तो ये नौकर आपको माला माल कर देगा, खूब आपके लिए धन कमा के देगा। और इसके अलावा गलती से यहाँ पे उसने ले लिया, बार बार गलती से यहाँ पे ले लिया उसने 5, 8 और 12, ऐसा नौकर आपको पैसे से पूरा बर्बाद कर देगा। अगर उसने ये ले लिया 1 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7 प्लस बाद का, तो क्या करेगा, ये लाइफ को डेंजर रहेगा, है ना। तो आपको स्टोरी समझ में आएगी कि कौन सा कस्पल पोजीशन हिल रहा है। आप देखते हो कई बार नौकर जो है ना वही किल करके सामान लेके चले जाते हैं। उसके बाद बाय आर्टिकल, कोई सामान खरीदना हो तो 6 नंबर ग्रोसरी होती है और 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। प्रमोशन और गेटिंग ए जॉब 6 हाउस जॉब को सिग्निफाई करता है, 2, 10 एंड 11 जो है। अब ऐसा नहीं कि यही होगा, यहाँ पे 2 प्लस 6 प्लस 10 भी हो सकता है, 2 प्लस 6 प्लस 11 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। 2 प्लस 10 भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, लेइंग फाउंडेशन ऑफ ए हाउस, आप शिलान्यास करते हैं, 4 शिलान्यास हो गया, 4 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। और टाइम फॉर ऑपरेशन 8th की इन्वॉल्वमेंट हो गई। ये 1 जो है ना जिसको ऑपरेट किया जा रहा है, और 5 और 11 जो है वो रिकवरी के नंबर है। अगर इसके साथ में आ जा रहा है 6 प्लस 8 एंड 12, तो भैया रिकवरी होगी नहीं। अगर ये 5 नहीं है, ऐसे टाइम पे करेंगे तो जैसी आराम ऊपर पहुंच जाएगा आदमी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट जो है वो आपको पूरा प्रॉपर होना चाहिए। अभी क्या है, इसके बाद एक छोटा सा रैंडम जो है ना वो लेंगे और कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकालते हैं, ये हम आपको बता देंगे।